तासुर ये है कि रिलीफ मिल जाएगी आपके क्लाइंट को, खान साहब को सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगा। और वैसे भी हमें बार बार इस मुकदमे से पहले भी तमाम सीनियर लॉयर कहते थे कि मुकदमा जहाँ पे 3 साल से कम सजा हो उसमें रवैया कोर्ट का बहुत लीनियंट होता है। तो वो तो इतनी सरप्राइजिंग नहीं होगी अगर ये पॉलिटिकली इतना डिवाइसिव केस ना होता। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल हुई है जिसमें बताया गया कि जो एटीसी कोर्ट है उसने इजाजत दे दी है एफआईए को भी कि इन्वेस्टिगेट तो वो कर ही रहे थे मे 9 के सिलसिले में कि वो अरेस्ट भी कर सकते हैं खान साहब को। अब अगर इमरान खान को रिलीफ मिलती है इस मुकदमे में, सेंटेंस उनका सस्पेंड हो जाता है, तो क्या वो फौरी तौर पर उस केस में भी धरे जा सकते हैं? और अगर वो है तो उसकी रिलीफ आप लोग क्या है आपके पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी तमाम केसेस हैं, खा वो एटीसी वाले हैं, जो कल आईजी साहब भी बड़े एक्टिव हो गए कल की इस ऑब्जर्वेशन के बाद और प्रोसीडिंग्स के बाद, और साइफर वाले केस में एफआईए वाले भी बड़े एक्टिव हो गए और बहुत सारी चीज़ों पे और भी बड़ी अदालतें। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि सेटल्ड लॉ ये है कि जिस कैफियत में जिस केस में उनको कन्विक्शन हुई उससे पहले इन केसेस में वो ज़मानत पर थे, वो ज़मानतें खारिज हुई अदम पैरवी की बुनियाद पर कि जनाब आपका मुल्ज़िम पेश नहीं हो सका। और मुल्ज़िम क्यों नहीं पेश हो सका? ज़ाहिर है वो जेल में था, उसकी मजबूरी थी। और इस सेटल लॉ ये है कि रिवर्स जब होता है तो सारी चीज़ें एज इट इज़ पुरानी पोजीशन पे वापस चली जाती हैं। और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आर्डर है और पहले के आर्डर्स भी मौजूद हैं। यानी आप जिस तारीख को ये कन्विक्शन हुई, ये कन्विक्शन अगर सस्पेंड होती है, सेंटेंस सस्पेंड होती है, तो जिस कैफियत में थे उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है। यानी जिन केसेस में वो ऑलरेडी बेल पे थे वो जाकर अप्लाई करें, हफ्ता दे दें, 4 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, 2 हफ्ते दे दें कि जी जाकर अपनी बेल्स अप्लाई करें और उन बेल्स में अपने आप को सरेंडर करें बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। इसी तरह जिस तरह आपने देखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गिरफ्तारी की गई थी खान साहब की, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड किया, रिवर्स किया टू दी ओरिजिनल पोजीशन, जिस केस में वो बेल में थे, जिस केस में उन्होंने बेल अप्लाई की हुई थी, जिस केस में बेल के लिए उन्होंने पेश होना था अदालतों में, वो सारे के सारे रिवर्स करके उन्होंने कहा अपनी अपनी अदालतों में जाकर अपना वो फोरम अवेल करें और अपनी एप्लीकेशंस दें, और वो दी और उसके बाद जमानतें हुई। ये तो है सेटल्ड लॉ। कुछ चीज़ें मैं फैक्चुअली जो अशतर साहब ने बताई हैं मैं उसको दुरुस्त कर दूँ। जो कहा गया ना कि गवाहान आए, वो गवाह थ्रू आउट रहे, इलेक्शन कमीशन के गवाहान और उसके ऊपर जिरा। पहली दफ़ा पहला चांस हमारे लिए जो रखा था वो 1 अगस्त का था, और 1 अगस्त को जो हमने क्वेश्चनर के जवाब दिए वो पूरी डिटेल के साथ दी। ये बात जो ये फरमा रहे हैं कि जी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं आपको उसका व्हाट्सएप कर देता हूँ। और उसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप अपने डिफेंस में गवाह पेश करना चाहेंगे? हमने उसके आगे लिखा यस हम पेश करना चाहेंगे, हमने उस पर दस्तखत किए। और अगले दिन के लिए रखा गया 2 तारीख को आप अपने गवाहों की लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। हमने 12 बजे लिस्ट प्रोवाइड कर दी। 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप अपने गवाहान ले आइए। जब राब्ता किया हमारे वकील साहब ने हमारे उन गवाहान से, उन्होंने कहा जी हम तो कराची है या किसी और शहर में बैठा हुआ है। हमने जाकर राइटिंग में एप्लीकेशन दी जज साहब को कि जनाब हमारे गवाहों के लिए 2 दिन या मिनिमम 1 दिन भी दे दीजिए, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, हम खुद पेश करेंगे, आप भी तलब ना करें, सम्मत भी ना करें। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। फिर 3 तारीख को ये केस पेंडिंग था बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और 2 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है। अच्छा एक बात और भी बताऊं, ये पहला केस नहीं है इसी केस के ऊपर, ये फर्स्ट राउंड नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला दे चुकी है, याया अफरीदी साहब की आई थिंक उनकी सरबराही थी, उस पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाबंद किया कि आपने 2 दफ़ा रिमांड कर चुके हैं उसी जज को कि मेंटेनेबिलिटी और साथ आप लिमिटेशन ऑथराइज्ड पर्सन, ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं कि क्या ये मेंटेनेबल केस है, जुरिस्डिक्शन है अदालत को नहीं है, आप खुद इसको डिसाइड करें। यानी 2 दफ़ा मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाह रहा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बायस बड़ा क्लियर है। आपको तो बल्कि फायदा नहीं होगा, जितनी अगर इस तरह प्रोसीजर गलतियां हुई हैं इसी बेसिस पे आपको रिलीफ मिल जाएगी। आपके लिए तो अच्छा नहीं हुआ, जो उनकी ज्यादा तेजियां थी जज साहब की वो तो आपके फायदे में जा रही हैं। मालिक साहब जो केस मेंटेनेबल ही नहीं है, जब ये साबित हो जाएगा कि ये फाइल ही नहीं हो सकता था, वो केस चला ही नहीं सकते थे, जो 18 दिन आपने बंदे को जेल में रखा साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई को, और जो उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो उसके नतीजे में आपने 18 एफआईआर जो जमानतें खारिज हो गई, जो उसके नतीजे में नई एफआईआर कट गई, या उसके नतीजे में जो हमें लॉस हुआ, या आगे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए क्या बनती हैं, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा?
بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہا فیصلہ کرو عامر فاروق کو، وہ کہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہائی کورٹ. یہ بتائیں ہر چیز اس ملک میں سپریم کورٹ میں جاتی ہے سوائے عام آدمی کے مقدمے، وہ سالہ سال انتظار ہم کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کیس بڑا سینسٹیو کیس ہے. کیا آپ کے خیال میں اس میں بڑا بینچ ہونا چاہیے؟ بنے گا تو صحیح کہ اب اس میں بھی ہم 3 ممبر بینچ ہی دیکھیں گے، چیف جسٹس صاحب اور وہ 2 جو ججز ہوتے ہیں، پھر دوسری سائڈ کہے گی دیکھیں پھر اپنا بینچ بنا دیا. یہ بڑا سیریس ایشو ہے یہ والا صدر والا اور الیکشن کمیشن والا. آپ کے خیال میں اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے؟ دیکھیں سر، ہم جس کو چاہیں سیریس بنا دیں، یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ کیس ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی بات ہے، سلمان اکرم راج صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اس میں موجود ہے. یہ ایشو آلریڈی 2 فیصلوں میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پھر اس ڈیسیژن کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود لکھ کے دیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہ پاور نہیں ہے، کیونکہ یہ اسمبلی ڈیزالو کی تھی گورنر کے پی نے. وہی الفاظ ہیں جو اس میں ہیں. نیشنل اسمبلی کے لیے پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں، اور کے پی کے لیے یا کسی بھی پروونشل اسمبلی کے لیے وہ گورنر کی پاورز تھی. یہ ان کا الیکشن کمیشن کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، جس کو انٹرپریٹ کر کے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے. اس لیے ان کا یہ جو لیٹر ہے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے، دوسری طرف یہ توہین عدالت ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کے علاوہ باقی سارے ٹائم ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، نظر آپ کو یہ آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ کل اگر خاص صاحب کو ریلیف ملتی بھی ہے تو یہ کلیئرلی ایک بڑی لمیٹڈ ریلیف ہوگی. اور ابھی ٹرائل کے دوسرے کیسز ہیں، اور دوسرے کیسز اب نظر آ رہے ہیں، وہ مئی 9 کے کیسز بھی ہیں، پھر اسی طرح ایف آئی اے کا سائفر کیس بھی ہے، سب کچھ ہے. سو اٹ مائٹ بی ٹیمپرری ریلیف. لیکن جو طے شدہ ہے کہ تمام امپورٹنٹ ایشوز اب سپریم کورٹ میں ہی جانے ہیں. سپریم کورٹ خود ہائیلی کانٹروورشل ہے. یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، بیکاز عام طور پہ جب عدالتوں کے فیصلے ہونا بڑی بات نہیں ہوتی، ان کا امپلیمنٹ ہونا یا نہ ہونا وہ آنے والے حالات کا تعین کرے گا. اور اگر پاسٹ از اینی تھنگ ٹو گو بائی تو شاید ہم ایک بہت بڑے سیاسی بحران کی طرف جا رہے ہیں جو اب آئینی بحران میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور جب سیاسی اور آئینی بحران کنورج کر جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک اور قسم کا بحران جنم لیتا ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ صورتحال نہ بنے.